देखो प्लांटेई को जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। एक होते हैं वो जिनको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो गेम्स। अब वो क्रिप्टो गेम्स होते क्या है, देखिए, जो प्लांट किंगडम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट है क्रिप्टो गेम्स। देखो यहाँ पे क्रिप्टो जो वर्ड है, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन होता है, और गैमी मीन्स होता है क्रिप्टो गेम्स, मतलब क्रिप्टो गैमी। तो जिसे एक वर्ड होता है क्रिप्टो गैमी, है ना। तो सबसे पहले क्रिप्टो गैमी, तो जिनमें क्रिप्टो गैमी पाया जाता है उनको क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो गेम्स वो होते हैं, तो यहाँ पे क्रिप्टो वर्ड का मीनिंग होता है, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, और गेम्स मीन्स होता है गैमी, GAMAE। गैमी मीन्स होता है मैरिज। अब इसका क्या मतलब हुआ, जिनमें रिप्रोडक्शन हिडन होता है उनको क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं या क्रिप्टो गेमिंग, हिडन मैरिज। इसमें ऐसा क्यों बोलते हैं, रीजन ये होता है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, और इनके रिप्रोडक्शन को मैक्रो लेवल पर देखा नहीं जा सकता, इसीलिए इन्हें क्रिप्टो गेम्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्रिप्टो गेमिंग बोलते हैं। गैमीट्स बहुत छोटे होते हैं, और प्रॉपर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम बड़े फ्लावर्स में देखते हैं कि ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है और पॉलन का डेवलपमेंट होता है, इस तरह की चीजें यहाँ पे देखी नहीं जा सकती, इसलिए इनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अब देखिए, दूसरे वो प्लांट होते हैं जिनमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं, है ना, बिल्कुल कॉन्स्पिकुअस होते हैं, साफ दिखाई देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फेनोरोगैम्स। गेम्स, ठीक है। तो क्रिप्टो गेम्स, फेनोरोगेम्स। फेनोरोगेम्स में फेनोरोगेमी होती है। यहाँ पर क्या होता है कि सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर कॉन्स्पिकुअस, इजिली विजिबल, ठीक है। अब क्रिप्टो गेम्स जिनमें माइक्रो लेवल पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, माइक्रो लेवल पे सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं कई सारे पार्ट। अब देखो क्रिप्टो गेम्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्रिप्टो गेम्स को हम डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट। तीन ही ऐसे प्लांट के क्लासेस पाए जाते हैं जिनमें इनको देखा नहीं जा सकता है रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहला टाइप होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आता है, थैलोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जिनमें रूट, स्टेम और लीव्स क्लियरली विजिबल नहीं होता, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स को क्लियरली देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस थैलोफाइटा में हम लोग रखते हैं एल्गी को, ठीक है। दूसरे ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में कौन आते हैं, ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइटा में रूट जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, लीफ जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे प्लांट बॉडी जो होती है एल्गी में, वो थैलस लाइक होती है। थैलस वर्ड का मतलब ही होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिवीजन ना हो। ब्रायोफाइटा में कुछ थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और कुछ में रूट और लीफ जैसे स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इन्हें थोड़ा सा हम एडवांस मानते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा फर्दर क्या होता है कि ब्रायोफाइटा को भी फर्दर कई सारे क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो ब्रायोफाइटा में कौन कौन आते हैं और ये हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो हमारे सिलेबस में जो हमें पढ़ने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले आते हैं हिपैटिकोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा में जो प्लांट होता है उसकी बॉडी जो होती है वो थैलस जैसी दिखाई देती है। वैसे तो हिपैटिक वर्ड मन हिपैटिक मीन्स होता है लिवर, तो हिपैटिकोप्सिडा इनको बोलते हैं। ये कुछ लिवर के जैसे कुछ हार्ट शेप के दिखाई देते हैं, और यहाँ पर भी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक बॉडी ही पाई जाती है। दूसरे होते हैं एंथोसेरोप्सिडा।
इसीलिए ऊपर वाले को हेपेटिकोप्सिडा को बोलते हैं लिवरवर्ट, है ना। और एंथोसेरोप्सिडा, इनको एंथोसेरॉस या फिर इन्हें हॉर्नवर्ट बोलते हैं। इनमें जो स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न के जैसा, सींग के जैसा दिखाई देता है, इसलिए उनको हॉर्नवर्ट बोलते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा, इन्हें हम मॉसेस बोलते हैं, ठीक है। ये हम इनको मॉसेस कहते हैं। आज बात करेंगे, ये प्लांट जैसे ही, बिल्कुल प्लांट जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पर रूट और लीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो रूटलेट्स और लीफलेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं। अब आ जाते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा पूरा प्लांट के जैसा, परफेक्टली प्लांट के जैसा दिखने वाला होता है। यहाँ पर रूट, स्टेम, लीव्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, ना तो सीड का डेवलपमेंट होता है, ना फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, ना फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, ना ही इनमें किसी भी स्पेशल टाइप का कंडक्टिंग टिश्यूज एक्सक्लूसिवली पाया जाता है। इसमें कंडक्टिंग टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, लेकिन पुअरली डेवलप होते हैं। और ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, इनमें जाइलम और फ्लोएम जैसे कंडक्टिंग टिश्यूज पाए ही नहीं जाते। लेकिन टेरिडोफाइटा में आते आते यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इनको हम वैस्कुलर बंडल्स नहीं कहते, कुछ और कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि क्या कहते हैं इनको। अब ये हो गया हमारा ब्रायोफाइटा, है ना। और फिर टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है। टेरिडोफाइटा को भी फर्दर कई सारे पार्टेट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्दर फेनोरोगेम्स में। अब हम फेनोरोगेम्स की बात करते हैं। Phanerogames are actually seed bearing plant. They are seed bearing plant. अब देखिए, इसमें एक तो सिंपली आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड स्पर्म माने सीड, जिनके सीड के चारों तरफ कवरिंग ना पाई जाए, उन्हें जिम्नोस्पर्म। दूसरे एंजियोस्पर्म। एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, और स्पर्म मीन्स सीड, जिनके सीड के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, उन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। अब देखिए, जिम्नोस्पर्म को फर्दर फिर से हम कई सारे पार्ट पे डिवाइड करते हैं। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले आता है साइक्लोडोप्सिडा। साइक्लोप्सिडा का जो मेंबर है वो साइकस है, और यहाँ पर साइकस को हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। ये जुरासिक टाइम पीरियड से अभी तक इनमें कोई इसी तरह का चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। इन्हें हम साइक्लोप्सिडा बोलते हैं। उसके बाद आते हैं कोनीफेरोप्सिडा। कोनीफेरोप्सिडा में कोनीफेरोप्सिडा कोनीफेरोप्सिडा में कोनीफर प्लांट आते हैं। कोनीफेरोप्सिडा में जैसे कि आपका ये पाइनस आता है, तो पाइनस एक तरह का कोनीफर है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, फिर हम लोग आ जाते हैं नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा में नीटोप्सिडा नीटोप्सिडा का जो मेंबर है उसको हम नीटम कहते हैं। नीटम इज मेंबर ऑफ नीटोप्सिडा। और नीटोप्सिडा में भी इस इनको हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। इसके बहुत कम मेंबर बचे हुए हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म को आपको पता है फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मोनोकॉट, वो ऐसे प्लांट जिनके सीड में एक ही कॉटिलीडन पाया जाता है। दूसरे डाइकॉट, ऐसे प्लांट जिनके सीड में दो कॉटिलीडन पाए जाते हैं। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखिए, फर्दर अब हम लोग एल्गी स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिवीजन थैलोफाइटा की, है ना। थैलोफाइटा इज अ टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं थैलोफाइटा। तो हेडिंग डालिए थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब देखिए, थैलोफाइटा में नोट करेंगे, यहां पर मैंने आपको बताया कि थैलस लाइक बॉडी, हम ये कहते हैं क्या, थैलस लाइक बॉडी। इसका क्या मतलब होता है? थैलस लाइक बॉडी का मतलब होता है कि आप प्लांट में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि रूट है, कि स्टेम है, कि लीव्स है। यहां पर ये बता पाना मुश्किल है, तो नोट करेंगे। प्लांट इज प्लांट इज undifferentiated, that is, it cannot be it cannot be differentiated
It cannot be differentiated into root, stem, and leaves. It cannot be differentiated into root, stem, and leaves. We call it thallus-like body. We call it thallus-like body. Full stop. एक और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. Reproductive organs are reproductive organs are reproductive organs are single cell. Reproductive organs are single cell, and they are not surrounded by they are not surrounded by any kind of covering. We call them तो किसी भी तरह की कवरिंग से सराउंडेड नहीं होते, इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन जैकेटेड, है ना. एंड वी कॉल देम गैमिटेंजिया. तो इसके सेक्स ऑर्गन्स को गैमिटेंजिया कहते हैं. वी कॉल देम गैमिटेंजिया. नेक्स्ट पॉइंट. सर GAME ना. GAME TNGA गैमिटेंजिया. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे. एम्ब्रियो स्टेज, vascular bundle, and mechanical tissue are absent. So ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो थे ये थैलस लाइक बॉडी के थे. तो थैलस लाइक बॉडी का मतलब होता है जिसमें हम ये बोले ये थैलस है. यहाँ पे हम उसको प्लांट नहीं कह सकते, उसमें प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक. तो प्लांट में क्या पाया जाता है? वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं. उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कवर्ड होते हैं बाहर से, जैकेट सेल से कवर होते हैं. तो ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट में नहीं पाई जाती. तो थैलोफाइटा में हेडिंग डालेंगे एल्गी. Algae are seaweed. Algae are seaweed. तो ये एक तरह से सीवीड होते हैं, है ना, समुद्री घास की तरह होते हैं. तो ओशंस में मेनली पाए जाते हैं, मेनली क्योंकि एक्वेटिक ही होते हैं. ठीक है. एल्गी आर सीवीड. दे आर chlorophyll containing thallus-like plant. They are chlorophyll containing thallus-like plant. ठीक है. There are following characteristic of algae. There are following characteristic of algae. First, they are generally aquatic. They are generally aquatic. They are generally aquatic. They may be marine or freshwater. They are generally aquatic. They may be marine or freshwater. तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये पानी में पाए जाते हैं. और सम टाइम
they are marine, oceanic water में, salty water में, sometimes they are found in fresh water. लेकिन mainly ये marine water में ज्यादा पाए जाते हैं, but ऐसा नहीं fresh water में भी पाए जाते हैं. Diversity आपको और इनकी abundance जो marine water में वो ज्यादा मिलेगी. Next point. Plant body is thallus-like. Plant body is thallus-like. तो इनकी जो plant body होती है, that looks like thallus, है ना? Plant body is thallus-like. Next point. The aquatic are algae are covered with mucilage. Aquatic algae are covered with mucilage. अब देखो म्यूसिलेज क्या होता है. म्यूसिलेज एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है ना. ये क्या करता है, दो काम करता है. पहला तो ये टेस्टलेस होता है, तो पहला ये प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. टेस्टलेस होने की वजह से इन जनरल इसको एनिमल नहीं खाते, खाने की कोशिश नहीं करते क्योंकि टेस्टलेस होता है. दूसरा क्या होता है, किसी भी तरह के एपिफाइटिक ग्रोथ को, मतलब इन प्लांट के ऊपर कोई दूसरा प्लांट ना ग्रो करने पाए, उससे इनको बचाते हैं. तीसरी चीज, अगर बाय द वे मान लो मरीन एल्गी नहीं, मरीन में तो खैर वाटर की कमी नहीं है, मान लो लेक में पाया जाने वाला या कोई और पाया जाने वाली एल्गी है, अगर वहां पे पानी की कमी हो गई है ना, तो उसको सूखने से बचाता है, डेसिकेशन से बचाता है. ठीक है. और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्लांट को पानी के अंदर ही सड़ने नहीं देता. ठीक है. जिससे कि प्लांट पानी में पाए जाते हैं और सड़ने नहीं पाते. ये भी इसी का म्यूसिलेज का काम. तो नोट करेंगे. म्यूसिलेज protect plant from mucilage protect plant from any type of epiphytic growth. Epiphytes क्या होते हैं? Can you tell me? Can somebody tell me? जो किसी के ऊपर ग्रो करते हैं. किसी प्लांट के ऊपर, राइट. किसी प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर जाए उसको हम एपिफाइट्स बोलते हैं. लेकिन वो क्या करेगा, शर्त ये है कि वो उससे न्यूट्रिशन नहीं लेगा. एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करे लेकिन वो उससे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन ना ले, तो हम उसको एपिफाइट बोलेंगे. अगर न्यूट्रिशन लेता तब तो फिर वो पैरासिटिक हो गया. ठीक है. तो किसी भी तरह की एपिफाइटिक ग्रोथ को, तो दे they protect the plant from epiphytic growth and decaying effect and decaying effect of water and decaying effect of water. It also plant prevent plant from desiccation. It also prevent plant from desiccation. Next point. Vascular tissues are absent. Vascular tissues are absent. तो इसमें किसी भी तरह का जाइलम या फ्लोएम नहीं पाया जाता. वैस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट. ठीक है. तो भाई फिर इतने बड़े कई सारे एल्गी तो बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे फिर प्लांट में जो फूड का ट्रांसफर होता है वो देखो, वाटर के ट्रांसफर का तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि वाटर तो प्लांट के चारों तरफ मौजूद है. लेकिन फूड का ट्रांसफर कैसे होता है? फूड के ट्रांसफर की दोस्त जरूरत ही नहीं है. हर सेल खुद में फूड बना रही है, तो फूड के ट्रांसफर की जरूरत तो तब पड़ती है जब कोई पार्ट फूड ना बना रहा हो. लेकिन जो थोड़ा बड़ा होता है वो भी क्या होता है, कैसे होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है. तो नोट करेंगे. कंडक्शन ऑफ मटेरियल एंड फूड. कंडक्शन ऑफ मटेरियल एंड फूड टेक्स प्लेस थ्रू. कंडक्शन ऑफ मटेरियल एंड फूड टेक्स प्लेस थ्रू diffusion. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. Mechanical tissues are absent. Mechanical tissues are absent and body is flexible.
mechanical tissues are absent, and body is flexible. Next point. They are photosynthetic. They are photosynthetic, and grana are absent. Grana are absent from chloroplast. स्टार बना के लिखेंगे इस पॉइंट को. Grana are absent from chloroplast. फोटोसिंथ क्लोरोप्लास्ट इस तरह का आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी 9th में. क्लोरोप्लास्ट इस तरह का फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली होता है जो प्लांट की सेल में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो सिक्के के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग ग्रेना कहते हैं. ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को ग्रेना कहते हैं. और ये एक ग्रेना हो गया, और ग्रेना के अंदर ही ये कंपोनेंट पाया जाता है जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, है ना. सो दिस इज क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल ग्रेना के अंदर पाया जाने वाला एक कंपाउंड है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. इसे हम ग्रेना बोलते हैं, और इस एक स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं. ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रेना होता है, बाकी हम लोग सेल बायोलॉजी में डिटेल पढ़ेंगे. ग्रेना नॉर्मली एडवांस प्लांट में पाए जाते हैं, इसमें ग्रेना पाए ही नहीं जाते हैं. ठीक है, ये पिक्यूलियरिटी होती है एल्गी की. तो एल्गी में जो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होते. ठीक है, अब इसके अंदर जनरली क्लोरोफिल जो बड़े प्लांट है, जैसे आज की डेट में आप एंजियोस्पर्म्स देखते हैं, जिम्नोस्पर्म देखते हैं, उनमें सब में क्लोरोफिल बी पाया जाता है. क्लोरोफिल बी सबसे ज्यादा एडवांस क्लोरोफिल है जो फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है. ठीक है, लेकिन अब एल्गी पहले आए, सबसे पहले आए प्लांट में, इसलिए इसमें क्लोरोफिल बी नहीं, मतलब बी ग्रीन एल्गी में पाया भी जाता है बी. ठीक है, नॉर्मली ए पाया जाता है. तो नोट करेंगे, दे कंटेन, इसी में कंटिन्यू रखेंगे और इस पॉइंट को अंडरलाइन रखेंगे, ग्रेना एब्सेंट होता है. दे कंटेन क्लोरोफिल ए, दे कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए. कैरोटीनॉइड, दे कंटेन क्लोरोफिल ए. तो सबसे मेन इनका जो मेजर कंपोनेंट होता है वो क्लोरोफिल ए ही होता है. ठीक है, दूसरा कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड मैं लिख देता हूं, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, एंड ज़ैंथोफिल. नेक्स्ट पॉइंट, vegetative reproduction. Vegetative reproduction is the main reproductive process. Vegetative reproduction is the main reproductive process. It also takes place through asexual mode. Also takes place through asexual mode. Next point. Sexual reproduction involve isogamy, anisogamy, and oogamy. Sexual reproduction involve isogamy, anisogamy, and oogamy. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, embryo stage is absent. अंडरलाइन करेंगे, ये सब जो अंडरलाइन करवा रहा हूं मैं सब क्वेश्चन लिख के पूछे क्वेश्चन से. embryo stage
is absent. Next, life cycle may be हैप्लॉन्टिक। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, लास्ट में एल्गी जब प्लांट खत्म करेंगे तब बताएंगे। लाइफ साइकिल में बी हैप्लॉन्टिक, डेप्लॉन्टिक और हैप्लोडेप्लॉन्टिक। देखो, अगर किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में सिर्फ हैप्लॉइड जो मेंबर हो, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर एक ही सेट का क्रोमोसोम पाया जाए, वो डोमिनेट करे पूरी लाइफ साइकिल में, तो उस लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। किसी एल्गी या प्लांट की लाइफ साइकिल में अगर डेप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या स्पोरोफाइट डोमिनेट करे तो उसको डेप्लॉन्टिक बोलेंगे। अगर किसी प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और प्लस डिप्लॉइड दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म इक्वली इंपॉर्टेंट हो तो हम उस लाइफ साइकिल को हैप्लोडेप्लॉन्टिक कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। एक ऐसा प्लांट बॉडी, एक ही लाइफ साइकिल में एक ऐसा प्लांट बॉडी होगा जो हैप्लॉइड होगा और दूसरा प्लांट बॉडी डिप्लॉइड होगा, तो उसको हम हैप्लोडेप्लॉन्टिक बोलते हैं। तो नॉर्मली एल्गी में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही दिखाई देता है, बहुत थोड़े समय के लिए डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म आता है। और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में नॉर्मली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, क्योंकि इसमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, एल्गी में भी कुछ ऐसे एल्गी हैं जिनमें डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ही पाया जाता है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी ही पाई जाती है, लाइफ साइकिल में डोमिनेट करती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों तरह की प्लांट बॉडी एक ही लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको हम डिप्लॉइड, हैप्लॉइड या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इनका यूज क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब एल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहला एक एल्गी होता है क्लोरेला। क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है ना। और दूसरा एक होता है स्पाइरुलिना। तो क्लोरेला क्या है, ग्रीन एल्गी है, और स्पाइरुलिना भी ये एक तरह के बीजे है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है भाई साहब, स्पाइरुलिना और क्लोरेला दोनों को हम स्पेस एल्गी कहते हैं। खास बात क्या होती है कि जो स्पाइरुलिना होता है, दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑन अर्थ, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पाइरुलिना इस अर्थ में जितने भी प्रोटीन बनाने वाले प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स है। और इसको जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो कैप्सूल के फॉर्म में ले जाते हैं और खाते हैं, तो इसीलिए इसको स्पेस एल्गी बोलते हैं। क्लोरेला क्या करता है, क्लोरेला एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट में इनको फिल किया जाता है एयर प्यूरिफाई करने के लिए। दिस इज एयर प्यूरिफायर, है ना। तो एयर प्यूरिफाई करने का काम करता है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी काम आता है। ठीक है, नोट करके लिखो नीचे एल्गी की इंपॉर्टेंस में, और स्टार बनाओ इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अबाउट 50% ऑफ CO2 fixation of the world, about 50% of CO2 fixation of the world is carried out by algae. About 50% of CO2 fixation is carried out by algae. तो 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो पूरे वर्ल्ड का एल्गी करता है।
इसीलिए ओशंस को नोट करेंगे, दैट्स वाई ओशंस आर नोन एज, दैट्स वाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट्स वाई ओशंस आर नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, दैट्स वाई ओशंस आर नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सिंक। एक और चीज, एक सब्सटेंस होता है अगर, ठीक है, अगर क्या होता है कि इसका हम लोग क्या करते हैं, पेपर बनाने में यूज करते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं, है ना, और कल्चर मीडियम की तरह हम लोग यूज करते हैं बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कराने के लिए। अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एक एल्गी होता है जिलेडियम और दूसरा है ग्रेसिलेरिया, अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया, ठीक है, और इट इज यूज्ड इन, नोट कर लो, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर, मेकिंग पेपर, canning of canning of meat and culture medium, culture medium in laboratories। दूसरा एक होता है एल्जिन। देखो एल्जिन क्या होता है, एक बड़ा प्रैक्टिकल से बताता हूँ। आप जितने भी दवाओं वाले कैप्सूल आते हैं, आप देखते हो, आप जीभ में रखते हो, जीभ में रखते हैं कैप्सूल डिसॉल्व हो जाता है, तो उसके ऊपर, कैप्सूल के ऊपर जो कवरिंग बनी होती है वो एल्ची, कोई प्लास्टिक नहीं है, वो एल्जिन का ही बना होता है, वो प्लांट प्रोडक्ट है और वो हमारी बॉडी में जाता है, डिसॉल्व हो जाता है ना, तो वो एल्जिन के बनाए जाते हैं कैप्सूल के, जो नॉर्मली कैप्सूल के कवर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और दूसरा, आप इसको क्रीम्स वगैरह में, टूथपेस्ट में यूज होता है, बहुत सारी जगह, आइसक्रीम बनाने में, पडिंग्स बनाने में, इन सब में जो केक वेक में लगता है, वो सब एल्जिन ही होता है, तो नोट करेंगे, एल्जिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्जिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैमिनेरिया, ग्राउंड लगी है, फ्यूकस, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड सार्केसम। Algin is extracted from laminaria, fucus, and sargassum. It is used in making. It is used in making ice creams, jelly. It is used in making ice cream, jelly, and shaving creams. ठीक है, और एक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे ऑल आर दोज क्वेश्चन विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन, इसलिए आप इनको बिल्कुल दिमाग में, जो एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूँ आपको बिल्कुल याद रखना है। एक और चीज है, सीवेज डिस्पोजल ट्रीटमेंट प्लांट में, है ना, तो क्या होता है कि सीवेज डिस्पोजल, अब इसका मतलब क्या होता है, सीवेज डिस्पोजल का मतलब क्या होता है कि जैसे दिल्ली में, बाकी बड़े शहरों में, जितने बड़े शहर हैं, सब में जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारे नाले नालियों में बहता रहता है, सीवेज प्लांट में बहता रहता है, उसको जा करके एक बड़े से टैंक में इकट्ठा किया जाता है। टैंक में इकट्ठा करने के बाद वाटर को फिल्टर कर दिया जाता है, बड़ी-बड़ी गंदगी, पॉलीथीन, ईंट, पत्थर ये सब हटा दिए जाते हैं। उसके बाद उसमें जो जेल जैसा सब्सटेंस निकलता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है? और उस जेल टाइप के सब्सटेंस को अलग करने के बाद उसको, जो सीवेज वाला पार्ट होता है, उस सीवेज वाले पार्ट को हम लोग अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद कहते क्या है कि उसमें हम ये एल्गी मिला देते हैं, कुछ एल्गी, और वो एल्गी क्या करता है, उनको डिकम्पोज़ कर देता है। उसके बाद नॉर्मली डिकम्पोज करने के बाद वो हार्मफुल नहीं रह जाते हैं और उनको हम लोग कंपोस्ट की तरह या फर्टिलाइजर बना करके बेच देते हैं, ठीक है?
तो सीवेज डिस्पोजल प्लांट में, है ना, इसमें इसको किसको यूज करते हैं? क्लोरेला को। क्लोरेला, ठीक है। एक एल्गी है सेंडेस्मस, क्लोरेला, सेंडेस्मस और क्लेमाइडोमोनास। इन एल्गी का हम लोग यूज करते हैं सीवेज डिस्पोजेबल प्लांट में। तो जो एल्गी हम लोग डिकम्पोज करने के लिए मिलाते हैं, इनमें से कोई सा भी एल्गी हो सकता है ना, जो कि मिलाया जाता है, ठीक है, सीवेज डिस्पोजेबल प्लांट में। ठीक है, ये जितने एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है, मैं आप ये मान लीजिए मैं आपको जो एग्जाम्पल लिखाता हूँ वो वही होगा जिसके पूछे जाने के नीट में चांसेस होंगे एग्जाम्पल। क्योंकि एक दो एग्जाम्पल आप कोई भी लिख देते स्कूल के आप पेपर में, तो कोई सब एग्जाम्पल लिख के आओगे, और इनकेस नहीं भी लिख के आओगे तो भी आपको मार्क्स कोई कटने वाले नहीं है, लिख दोगे तो बढ़िया नंबर मिल जाएंगे, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं जो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ वो एग्जाम्पल होते हैं जो या नीट में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं जो आपको एग्जाम्पल लिखा हूँ वो आप आंख बंद करके याद कर लीजिएगा, मेरी बात याद रखना। हाँ सर। वरना ये क्वेश्चन आपका छूट, आप पुराने पेपर करके देखिएगा, आपको पता चलेगा मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको लिखाए होंगे अभी तक जो भी पढ़ाया है, जितने भी एग्जाम्पल और स्पेसिफिक जो मैंने बोला होगा अंडरलाइन करके लिखो आप, वो डेफिनेटली पूछे गए होंगे किसी न किसी एग्जाम में, कभी एम्स में पूछे गए होंगे, कभी नीट में पूछे गए होंगे, कभी जिपर में पूछे गए होंगे, ठीक है। तो ये वो एग्जांपल्स होते हैं जो कुछ एग्जांपल इनमें से आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछे गए हैं, वही मैं बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं वो हैं जो एनसीईआरटी से बाहर आ जाते हैं कई बारी, और बहुत सारे एग्जांपल्स तो आपको मिल भी जाएंगे एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं है। बट देयर विल बी नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको एनसीईआरटी में नहीं भी मिलेंगे, तो वो यही होते हैं जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स या एक्सेप्शन होते हैं। अब पहला सबसे एल्गी है, देखो एल्गी में सबसे कम एडवांस जो एल्गी है वो रेड एल्गी है। सर आपने अभी बोला था ना क्लोरोफिल बी अच्छा होता है, क्लोरोफिल ऐसा आपने क्या बोला था वो? क्लोरोफिल बी इज मोस्ट एडवांस क्लोरोफिल। एक्चुअली क्लोरोफिल ए जो होता है वो, क्लोरोफिल ए कम डेवलप्ड क्लोरोफिल है ना। इसकी जो अच्छा कम डेवलप और ज्यादा डेवलप का आखिर मतलब क्या हुआ? रीजन क्या होता है? हम लोग अभी प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप देखोगे कि क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसके चारों तरफ कई सारे छोटे छोटे एंटीना पाए जाते हैं, उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। वो सैटेलाइट अपनी एनर्जी कैप्चर करते हैं, कैप्चर कर करके वो क्लोरोफिल को देते हैं। ये मेन सेंटर पॉइंट होता है। तो कुल मिलाकर के ये वो पॉइंट है, क्लोरोफिल ए वो पॉइंट है जो कि लाइट को, एनर्जी को मेनली रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से जंप करता है। तो क्लोरोफिल जो ए होता है इसकी इफिशियंसी लाइट कैप्चर करने की, एनर्जी ट्रैप करने की, क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। क्लोरोफिल बी लो लाइट इंटेंसिटी और हाई लाइट इंटेंसिटी दोनों में काम कर सकता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल ए जो होते हैं ये ज्यादा पावरफुल लाइट में काम करना बंद कर देगा, काम नहीं करेगा। और ये क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में लेस एफिशिएंट है एनर्जी को कैप्चर करने में। इसीलिए एवोल्यूशन के सीक्वेंस में क्लोरोफिल ए अनडेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है, कंपैरेटिवली क्लोरोफिल बी ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। तो लोअर प्लांट में क्लोरोफिल ए ही पाया जाएगा, और हायर प्लांट में मेनली जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, इनमें क्लोरोफिल बी ही पाया जाएगा। दैट इज द रीजन। तो ये एवोल्यूशन में ये पहले आएगा, ए आएगा फिर बी। बी सबसे एडवांस है। आप पढ़ेंगे क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है, क्लोरोफिल ई भी पाया जाता है, ये सब क्लोरोफिल बी से कम एडवांस है। तो रेड एल्गी अब आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रेड एल्गी। अब देखो जो रेड एल्गी होता है, नोट करेंगे, इट पोजेस chlorophyll A, it produces chlorophyll A, phycobilins, phycobilins, chlorophyll A, phycobilins as a photosynthetic pigment. Next, note, they lack, they lack flagellated, they lack flagellated forms. They lack flagellated forms. They lack flagellated forms. Next point. This is the
एंशियंट ग्रुप ऑफ एल्गी, दिस इज द, मतलब सबसे पुराना है, दिस इज द एंशियंट ग्रुप ऑफ एल्गी with 5,000 living species. Next point. They are marine except for a few. तो mainly क्या है? They are marine, mainly marine algae. They are marine except for few which are freshwater. They are marine except for few which are freshwater. Next. ये तो मैंने लिखा है कि फ्लैजिलेटेड स्टेज एब्सेंट होती है ना। और नेक्स्ट नोट करेंगे, प्लांट बॉडी में बी प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर। देखो क्या होता है कि ये जो रेड एल्गी होते हैं, है ना, इनके चारों ओर ऊपर की तरफ से कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है ना, तो ये कोरल के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें कैरोलाइन भी कहा जाता है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज या पेक्टिन जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है। मैंने आपको बताया था पेक्टिन कैल्शियम का बना हुआ एक कंपाउंड है। ठीक है, तो नोट करेंगे, cell wall possess cellulose, cell wall possess cellulose and pectic compound, cell wall possess cellulose and pectic compounds, sometime, तो सेल वॉल के चारों तरफ या तो सेलुलोज जमा होगा या पेक्टिन जमा होगा, समटाइम फाइकोकोलाइट्स, समटाइम फाइकोकोलाइट्स, तो फाइकोकोलाइट कौन हो गए? वही म्यूसिलेज हो गए जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। समटाइम फाइकोकोलाइट्स लाइक, अगर gets deposited on cell wall, gets deposited on cell wall which have, underline करेंगे, which have high sulfur concentration, which have high sulfur concentration, sulfonated होते हैं, which have high sulfur concentration. Next point, some red algae, कुछ रेड एल्गी, सब नहीं कुछ इनमें से, some red algae have calcium carbonate on their walls, some algae have calcium carbonate on their wall, some algae have calcium carbonate on their wall, that's why they appear like coral. बता सकते हो कोरल क्या होते हैं? That's why they appear like coral. कोरल एक तरह के एनिमल्स होते हैं, सिलेंड्रेट होते हैं, मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा। और ये क्या करते हैं कि कोरल रॉक्स बनाते हैं, चट्टानों को बनाते हैं। ठीक है, राइट। सो दे अपीयर लाइक कोरल, तो ये वो कोरल जो एनिमल्स होते हैं उनकी तरह दिखाई देने लगते हैं। दे अपीयर्स लाइक कोरल एंड कॉल्ड कोरालाइन। पूछा जाता है कोरालाइन कौन बनाते हैं, तो कोरालाइन रेड एल्गी बनाते हैं, कॉल्ड कोरालाइन।
They produce limestone. They produce limestone. नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट भी बिल्कुल स्टार बना के लिखिए। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली, क्लोरोप्लास्ट यहां पे इनको नहीं कहते, तो कहते क्या है? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली आर कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स, photosynthetic organelle all called chromatophores. तो वही, इनमें थैलाकोइड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they have phycobilin, एक पिगमेंट है, एंड phycoerythrin. They have phycobilin and phycoerythrin. पिगमेंट, phycoerythrin gives red color to red algae. Red color to red algae. अच्छा, एक और बात, जितनी ज्यादा गहराई में ये पाए जाते हैं, उतनी ज्यादा गहराई में कोई दूसरा प्लांट नहीं पाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उतनी कम लाइट इंटेंसिटी में कोई दूसरा प्लांट फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। दोनों कहेंगे, दे आर दी प्लांट found deepest, they are the plant found deepest inside ocean. They are the plant found deepest inside ocean. Next point, reserve food is Floridian starch. तो फ्लोरिडियन स्टार्च ये कुछ स्पेशल टाइप का स्टार्च है जो इसमें पाया जाता है, इनका रिजर्व फूड है। Asexual reproduction takes place through spore formation. Asexual reproduction takes place through spore formation. Sexual reproduction is oogamous. मेल सेक्स ऑर्गन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous है, मतलब फीमेल बहुत बड़ा होगा, मेल बहुत छोटा होगा। मेल सेक्स ऑर्गन is called spermatium and female sex organ carpogonium. Male sex organ is called spermatium and female sex organ is called carpogonium.